गाइस वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 2 देखेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है भारत में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे वैली है, कहीं पर आपको पेनिनसुलर आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे, आइलैंड देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो भारत ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। ऐसा क्यों है, कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका, ये सब हमें जानना है फिजिकल फीचर्स को। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि सबसे पुराना हिस्सा जो है भारत का वो ये है। भारत का सबसे पुराना हिस्सा ये फिजिकल फीचर में आता है आपका डेक्कन प्लेटू, मतलब कि दक्कन का पठार। ये वाला जो रीजन है ना, ये साउथ इंडिया वाला, भारत का पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट, प्लेटू वाला पार्ट, ये सबसे पुराने लैंड मास में आता है। और जो ऊपर फॉर्मेशन हुआ है माउंटेन वाला रीजन, प्लेन वाला रीजन, ये जो है ये न्यूएस्ट फॉर्मेशन है, न्यू लैंड मास में शामिल किया जाता है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जियोलॉजी के पॉइंट से हिमालयन रीजन जो है वो अनस्टेबल देखा गया है। हिमालय रीजन की टोपोग्राफी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। और जो नॉर्थ के प्लेन्स है, हिमालय के नीचे वाला लैंड है, यूपी बिहार ये वाला, यहाँ पे एल्यूवियल प्लेन देखने को मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। क्योंकि माउंटेन्स में जो रिवर्स है वो जो डिपॉजिट लेकर आ रही हैं, डिपॉजिट करती जा रही है, वेदरिंग इरोजन के द्वारा जो डिपॉजिट हो रहा है वो एल्यूवियल सॉइल है। इसकी वजह से यहाँ का फ्लैट लैंड है, फर्टाइल लैंड है। मैं इस लैंड की बात कर रही हूँ, भारत का ऊपर का हिस्सा, ये जो लैंड है माउंटेन वगैरह के नीचे वाला, ये वाला लैंड बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ये वहाँ माउंटेन पे जो रिवर्स हैं उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया है। माउंटेन वाले रीजन में माउंटेन के द्वारा डिपोजिशन की वजह से ये वाला रीजन, प्लेन रीजन, फर्टाइल है। फिर बताया गया भारत का पेनिनसुलर वाला हिस्सा। जो पेनिनसुलर वाला हिस्सा है वहाँ पे इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इग्नियस तो आपको पता ही है क्योंकि लावा से फॉर्मेशन हुआ है रॉक्स का, तो दैट इज़ वाई बेसाल्ट रॉक वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से इसे इग्नियस रॉक कहा गया है, उसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। अब हम बात करेंगे भारत के फिजिकल जो डिवीज़न है उनको किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। लाइक हिमालयाज़ हैं नॉर्थ में, फिर प्लेन का रीजन है, फिर पेनिनसुलर इंडिया है, फिर डेजर्ट भी हमारे देश में देखने को मिलता है, कोस्टल रीजन भी है हमारे देश में, और आइलैंड भी है। तो सबके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा हिमालय रीजन है ना, वो आप नॉर्थ इंडिया देखो, नॉर्थ इंडिया जब आप नोटिस करोगे तो पूरा का पूरा पर्वतों की श्रेणियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, इंडस से ब्रह्मपुत्रा तक एक माउंटेन की पूरी चेन है, रेंज है। इसे आप बोलेंगे हिमालय में ग्रेट हिमालयाज। जो सबसे ऊपर की रेंज है उसे ग्रेट हिमालयाज का नाम दिया गया है, जो कि 2400 किलोमीटर तक की आर्क फॉर्म करती है। 2400 किलोमीटर तक का आर्क फॉर्म करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर वाले रीजन में जो है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। अब जो मैंने पॉइंट्स बोले उसको एक बार मैप में देखो। ये ग्रेट हिमालय की जो रेंज है, ये ग्रेट हिमालय, ये ऐसे जा रही है, कहाँ तक जा रही है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन तक। ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं पूरे 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। माउंटेन की पूरी रेंज है, टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है, ठीक है। और एक तरह से आर्क बना रही है, आर्क ऐसे वाली, ऐसी शेप में। तो देखो शेप तो वही है ना, आर्क का फॉर्मेशन कर रही है। फिर बताया गया है कि अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे इनकी माउंटेन्स की, तो यहाँ पर तो ये 400 किलोमीटर तक कुछ है। मतलब माउंटेन जो है उनका एरिया
चौड़ा कितना है, तो चौड़ा का जो इनका क्षेत्र है माउंटेन वाले रीजन का, जहाँ पर ये फैले हुए हैं ग्रेट हिमालयाज, उस रीजन में वहाँ पर इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर आप ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ये 150 किलोमीटर कुछ है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? मतलब कितना चौड़ा है, जो ग्रेट हिमालयाज है उनकी चौड़ाई कितनी है। तो उनके जो इनकी चौड़ाई है कश्मीर वाले रीजन में तो 400 किलोमीटर तक है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में 150 किलोमीटर तक है। फिर हमें बात की गई है कि इनका एक्सपेंशन देशांतर के हिसाब से, देशांतर मीन्स जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग इनका अगर आप उनके अकॉर्डिंग अगर आप इनका एक्सपेंशन देखोगे तो इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। और इनके ये जो माउंटेन रेंजेस होती है ना, इनके बीच में आपको वैली भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने पढ़ना है सबसे ऊपर का माउंटेन की रेंज, जिसे आप बोलोगे ग्रेट हिमालयाज। ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यू है। देखो इनकी रेंज टूटी हुई नहीं है, फोटो में देखना एक सेकेंड। अब देखो कहीं से टूटा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं ना, ये बिल्कुल पैरेलल रेंज है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। और यहाँ पे जो माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं ना, एवरेज हाइट उनकी 6000 मीटर तक है एवरेज। सबसे ऊंचे शिखर यहीं पर ही देखने को मिलेंगे समिट से। इसके बाद आपको बताया गया ये फोल्डेड माउंटेन से बने हैं, फोल्ड होकर बने हैं। वैसे ये न्यू एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जिक्र किया गया। बाकी ये न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम इसे पढ़ें तो हमें बताया गया ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। अगर आपने बेसिक्स कवर नहीं करे हैं तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखना, हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सब एनसीईआरटीज़ आपस में कनेक्टेड है, तो सभी बच्चे ज़रूर उसे देखें। तो फोल्डेड माउंटेन की वजह से है एसिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं, और ये ग्रेनाइट के पहाड़ है, ग्रेनाइट से बने हुए हैं और हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। और यहीं से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होंगी, ग्लेशियर रिवर्स फ्लो होंगी। इसके बाद हमें बताया गया जो सेकंड है, इसके नीचे वाली रेंज पर आ जाओ। इसके नीचे वाली रेंज जो है थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसके नीचे वाली रेंज थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है। ये जो रेंज है इसका नाम है लोअर हिमालयाज या हिमाचल वाला रीजन, हिमाचल या लोअर हिमालयाज, इसके ये 2 नाम हैं। इनको बनाया गया है कंप्रेस्ड फोर्स के द्वारा, मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा। इनकी जो हाइट है, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट 3700 मीटर से लेकर 450 मीटर कुछ है। 3700 मीटर से 450 मीटर की इनकी हाइट है। चौड़ाई के मामले में 50 किलोमीटर है। यहाँ पर जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो पीर पंजाल की है, सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। इसके अलावा महाभारत, धौलागिरी, देखो यहाँ पे धौलागिरी तो दिखा रखा है, धौलागिरी, महाभारत, ये रेंजेस इसी में देखने को मिलेंगी आपको बीच वाले में। और यहाँ पर आपको हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू मनाली जो आपने सुना होगा वो भी देखने को मिलेगा। इस तरह से ये पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन रीजन्स में ये सिटीज़ वगैरह डेवलप है। इसके बाद हम तीसरी श्रृंखला देखेंगे, उसे कहते हैं शिवालिक। जो शिवालिक है ये सबसे नीचे वाली है, ये भी टूटी टूटी सी है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर सबसे कम है। हाइट की बात करोगे तो 900 से लेकर 1110 मीटर, 900 से लेकर 1100 मीटर तक, 900 से लेकर 1100 मीटर तक की इसकी हाइट है। और ये बना कैसे है, तो ये रेंजेस जो है ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर भी कंप्रेशन लगाता है, एक फोर्स लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेडिमेंट का बना हुआ है, क्योंकि ये देखो ऐसा है, फिर इसके बाद वाला हिमालय, फिर उसके बाद वाला हिमालय, तो आप देख लो ये कितना छोटा सा है। तो जो ये छोटा वाला पार्ट है ना, ये इन्हीं माउंटेन्स के टुकड़े जो टूटे होंगे, डिपॉजिट हुए होंगे, उनसे बना हुआ है, उन्हीं ऊपर वाले माउंटेन्स के टुकड़ों से बना हुआ है।
अनकम्प्रेस्ड है, ऐसा नहीं है किसी कंप्रेशन की वजह से, फोर्स की वजह से बना है, और सेडिमेंट्स के थ्रू बना है जो रिवर्स लाती हैं। यहाँ पर आपको एल्यूवियल सोइल देखने को मिलेगा, और जो ये दो हिमालयस हैं, मतलब कि ये जो शिवालिक है और इसके बाद वाला था लोअर हिमालय, इन दोनों के बीच में कुछ वैलीज देखने को मिलेंगी, कुछ घाटियाँ देखने को मिलेंगी, है ना। इन दोनों के बीच में घाटीज़ हैं, उन्हें दून के नाम से भी जाना जाता है। इनमें फेमस है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हिमालय जो है उनकी डिवीज़न जो है वो रिवर्स के हिसाब से भी की गई है। लाइक सतलुज रिवर जो है और जो इंडस रिवर है, इन दोनों के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो इसके बाद आपको मिलेगी, आपने इंडस तक छोड़ा, फिर इंडस के आगे बढ़ जाओ, सतलुज जो है आपकी, फिर इसके बाद आपका सतलज और काली जो है, इन दोनों के बीच में कुमाऊं हिमालय देखने को मिलेगा, और कुमाऊं के बाद काली और तिस्ता रिवर के बीच नेपाल हिमालय। नेपाल के बाद आपको मिलेगा दिहांग वाले रीजन में तिस्ता और दिहांग, वहाँ पर असम हिमालय है। तो इस तरीके से हिमालय जो है उनको डिवाइड किया गया रिवर के नाम के बेसिस पे भी, नॉर्थ ये आपका वेस्ट टू ईस्ट। तो आप देख लेना, देखो सतलज दे रखा है, उधर से इंडस रिवर दे रखी है, उन दोनों के बीच का हिमालय, और सतलज और आपका, फिर सतलज और आपका काली रिवर के बीच का हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और फिर आपका लास्ट में बचा तिस्ता और दिहांग के बीच का, उसे हम बोलेंगे असम हिमालय। इस तरीके से हमने रिवर्स के बीच में भी हिमालयन की रेंज को डिवाइड कर रखा है, इस तरीके से ये और ये इंडस रिवर इसके अकॉर्डिंग बांट दिया, फिर ये और यहाँ पे काली के बीच, फिर इन दोनों के बीच में बट गया सतलज और काली, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय पढ़ेंगे, नेपाल हिमालय, और फिर इसके बाद आप असम वाला रीजन, तो ये वाला दिहांग वाले रीजन में। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया रिवर्स के हिसाब से भी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है जो हमारे माउंटेन्स हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ही, यहाँ पर दिहांग वाले रीजन में आपको माउंटेन की रेंज देखने को मिलेगी। देखो ये जो माउंटेन है अचानक से ऐसे यू टर्न लेंगे भारत के अंदर ही, और इस तरीके से इनकी रेंजेस नीचे तक आ जाएंगी। इसे हम पूर्वांचल या फिर आपका ईस्टर्न हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़, इस तरीके से नाम देते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ देखने को मिलेंगे वो सैंडी स्टोन्स या फिर सेडिमेंट से बने हुए हैं, सेम है जैसे पहले वाले थे। और यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी वो है पटकाई, नागा, मिज़ो और मणिपुर की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। नागा, मणिपुर, मिज़ो की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बुक में मेंशन्ड है। इस तरीके से यू टर्न होते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, वहाँ पर आपको एक हिमालयन रेंज कंटिन्यू होते दिखेंगे। इन्हें ईस्टर्न हिमालयाज़ के नाम से जाना गया है। इसके बाद अब हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है हिमालय वाला। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लेन रीजन, जो हिमालय के नीचे का पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन तीनों रिवर की ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है। एल्यूवियल सॉइल की प्रेजेंस वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो डिपोजिशन है वो कई सदियों बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना है, जिसकी वजह से फर्टाइल प्लेन बन पाया। फर्टाइल प्लेन वाला जो एरिया है वो है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो प्लेन एरिया है लंबाई में 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई में 240 से 320 किलोमीटर। मतलब देखो ये वाला जो रीजन है ना, माउंटेन के नीचे वाला, इस रीजन की जो अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई आपकी है 2400 किलोमीटर, और वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाएगी तो वो है लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक। एरिया टोटल पड़ेगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक।
और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सॉइल की प्रेजेंस है जो कि फर्टाइल है, पानी अच्छा खासा अवेलेबल है, क्लाइमेट इतना अच्छा है जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है। इसके बाद बताया गया है कि नॉर्थ से जो रिवर्स आ रही है माउंटेन से, वो डिपोजिशनल वर्क करती है, डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे रिवर माउंटेन से नीचे उतरती है तो उसका फ्लो फास्ट होता है, लेकिन जब वो प्लेन सरफेस पे आ जाती है तो उसका फ्लो धीमा हो जाता है, वो धीरे 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 चल रही होती है। अब ये जब धीमे धीमे चलती है तो सारे डिपॉजिट भी इकट्ठे करती जाती है, पानी का जो ये रिवर होती है इसकी वेलोसिटी भी घट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं। मतलब चारों तरफ तो नदी देखने को मिलेगी, रिवर देखने को मिलेगी, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉइल वगैरह डिपॉजिट होने की वजह से एक आइलैंड बन जाता है। तो आप देखोगे नदियों के बीच में आइलैंड बन रहे हैं, इन्हें रिवरीन आइलैंड कहते हैं। इनमें दो एग्जाम्पल है, एक तो कोको आइलैंड है आपका, कोको आइलैंड आपको अमेज़न बेसिन में देखने को मिलेगा, और ये जो ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और आइलैंड, दैट इज़ माजुली। माजुली देखो एग्जाम्पल दे रखा है, माजुली ब्रह्मपुत्रा में जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, मतलब वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नदियाँ अपने साथ कुछ ना कुछ सिल्ट लेकर चलती हैं, मिट्टी वगैरह, जिसकी वजह से जैसे मान लो ये रिवर है, मिट्टी वगैरह लेकर चली तो ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, डिपॉजिट कर देती है, ऐसी दूसरी ऐसी ऐसी ऐसी। तो इस तरीके से कई रिवर्स जो हैं आपस में, मतलब वो मेन रिवर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं बीच में इनके जमाव इकट्ठा करके, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नॉर्दर्न आइलैंड है ना, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, उसे भी हम ब्रॉडली तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक तो आप देखोगे वेस्टर्न वाला रीजन, जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, उसका ये वेस्टर्न वाला रीजन जो है ना, यहाँ पर इस वाले रीजन को, वेस्ट वाले पार्ट को आप बोलोगे पंजाब, आप बोलोगे पंजाब का मैदान, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर और उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उन्होंने मिलकर इस लैंड को फर्टाइल करा है। ये वाला लेकिन जो मैक्सिमम लैंड है ना, ये पाकिस्तान के अंदर है, फर्टाइल लैंड ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है इस पंजाब प्लेन्स का, बिकॉज जो मेन रिवर है इन्होंने जो डिपोजिशन करा है इस लैंड पर, जियोग्राफिकली वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि गंगा का जो ये मैदान है, सबसे पहले हमने देखा, देखो फोटो में देख लेते हैं एक बार, हम ये वाला रीजन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है ये इंडस रिवर, झेलम, रावी, सतलुज, देखो पाकिस्तान में है ना, तो जो ये वाला रीजन है इसे हमने बोला है पंजाब प्लेन्स। ये पंजाब प्लेन्स का मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत फर्टाइल रीजन है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गंगा वाला रीजन। गंगा वाला कम्प्लीटली भारत के अंदर है। जो गंगा वाला प्लेन रीजन है वो घग्गर से तीस्ता रिवर तक फैला हुआ है। इसमें जो रीजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक। कुछ रीजन इसके ऐसे पड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत फर्टाइल लैंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समतल है, जो लैंड है बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पर्वतों के द्वारा, देखो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, ये देखो जो नदियाँ हैं वो माउंटेन से जब नीचे उतर रही हैं तो अपने साथ पेबल्स लेकर चलती है। मान लो ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ आपको मोटे मोटे पत्थर देखने को मिलेंगे। इन पत्थरों पेबल्स की वजह से क्या होता है ना, जो नदियाँ नीचे उतर रही होती है वो गायब हो जाती है। ये नदियाँ यहाँ पर आकर गायब हो जाएंगी, ठीक है। जब ये नदियाँ यहाँ पर गायब हो जाएंगी, ये रीजन जो है ये 8 से 16 किलोमीटर तक है। ये एक बेल्ट है जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है शिवालिक के नीचे। इसी को ही हम भाबर के नाम से जानते हैं। जब ये नदियाँ गायब हो जाएंगी यहाँ पर आकर,
तो ये वाला रीजन भाबर हो गया। लेकिन जब ये नदियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी तो वहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बना देंगी आगे जाकर। ये दलदली क्षेत्र जो होता है इसे तराई रीजन बोला गया है। ये जो तराई रीजन है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में है क्या ना, भाबर के बाद जो ये तराई वाला रीजन है ये गायब हो चुका है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान ऐसे पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उन्हें रहने के लिए हमें लैंड प्रोवाइड कराना था, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था। इसी वजह से वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराने की वजह से वहाँ का जो तराई वाला रीजन है वो ख़त्म कर दिया गया, वहाँ के जंगल काट दिए गए थे। इस वजह से अब तराई वाला रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लेकिन एक एग्जाम्पल है कि इस तराई वाले रीजन में ही दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। फिर हमें बता रखा है ये वाला जो रीजन है भाबर के बाद तराई के बाद आप आगे बढ़ जाओ। तराई के बाद आपका आएगा भांगर। ये जो भांगर वाला रीजन है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी एल्यूवियल सॉइल है। ये जो होता है आपको देखने को मिलेगा, पहले के टाइम पे वहाँ रिवर फ्लो हो रही होंगी मान लो, तो यह रिवर के द्वारा जो बाढ़ का पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये रीजन फॉर्म हुआ है, इसे भांगर कहा गया है। ये पुरानी जलोढ़ है, पुरानी मिट्टी है, उसे भांगर कहा गया है। लेकिन आगे जाकर यही जो रिवर है उनके द्वारा न्यू डिपोजिशन किए गए हैं। आज के टाइम पे जो न्यू डिपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं वो आप कहोगे खादर। पहले वाला भांगर और नए वाला खादर के नाम से जाना जाता है। हर साल आप देखोगे यहाँ पर कि हर साल न्यू डिपॉजिट बनते हैं ये खादर, इसलिए ये लैंड बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर हमेशा इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है आप मुझे ज़रूर बताना, रिकॉल करना इसको, वरना डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लास देखो, क्लास 8th की एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कवर करते चला करो एनसीईआरटी को, जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी स्कूल स्टूडेंट्स तो साथ में पढ़ते चले हमारे। फिर इसके बाद आपको बताया गया पेनिनसुलर प्लेटू। अब प्लेटू करने से पहले मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस कर ही लेती हूँ। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? जो इंडिया है, इंडिया का ये वाला जो रीजन है ना, वेस्टर्न वाला पार्ट, जहाँ अरावली हिल्स के बाद वाला हिस्सा है, वेस्टर्न वाला जो पार्ट्स है इंडियन डेजर्ट, वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेत के टीले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर थार डेजर्ट देखने को मिलता है। थार डेजर्ट यहाँ की क्लाइमेट बहुत सूखी है, वेजिटेशन यहाँ पे है नहीं, जैसा कि आप जानते ही हो। और यहाँ पर अगर नदी है भी कोई तो जब गर्मियों का टाइम होता है, जब यहाँ पे गर्मी भी नहीं, जब बारिश का टाइम होता है तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इतना पानी तो फिर भी नहीं है ना बारिश में, इस वजह से ये नदी उसी टाइम गायब हो जाती है, मतलब किनारों पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ी नदी है तो वो लूनी है, लूनी रिवर यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर आपको बरखान देखने को मिलेंगे। बरखान क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं ऐसे, ये क्लास 7th में भी पढ़ा है हमने। बरखान देखने को मिलेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं मतलब खड़े हुए जो ये ड्यून्स होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जैसलमेर वाले रीजन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे, ये हमारा इंडियन डेजर्ट ख़त्म हुआ। इंडियन डेजर्ट के बारे में छोटा सा बता रखा है कि अरावली के पास में जो राजस्थान वाले रीजन है वहाँ पे थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई इकलौती रिवर है जो दिखाई देगी, जो ख़त्म नहीं होगी बारिश के साथ, वो है लूनी, ठीक है। इसके बाद अब हम कोस्टल प्लेन की भी बात कर ही लेते हैं। जो साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया, इसके किनारों की बात हो रही है, ये वाले किनारे। तो ये जो कोस्टल रीजन है इनकी अगर हम बात करें तो अगर आप ये वाला कोस्टल रीजन देखोगे ना, इधर वाला, इसे बोलेंगे वेस्टर्न साइड वाला, तो ये बहुत पतला है, मतलब ऐसे में लगा लो, ज़्यादा मोटी चौड़ाई नहीं है इनकी, बहुत पतला सा है, अरेबियन सी की तरफ है। ये जो वेस्टर्न वाला है, इसके ऊपर वाले हिस्से को, जो मुंबई और गोवा वाला पार्ट है,
उसको आप बोलोगे कोंकण। उसके ऊपर वाले पार्ट को, ये वाले रीजन को बोलोगे कोंकण। और इसके नीचे वाला जो रीजन है आपका, ये वाला कोंकण, ये वाला कन्नड़, ये वाला मारवाड़। कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ की है? कर्नाटक, ठीक। ये मुंबई और गोवा वाला कोंकण। और ये वाला जो केरला वाला रीजन है, यहाँ पर आप बोलोगे मालाबार कोस्ट। तो इसके कोस्ट को 3 नामों से जाना जाता है। फिर इसके बाद आप बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाओ। इसका कोस्ट थोड़ा चौड़ा है, पहले वाला बहुत ही नैरो था, तो ये वाला थोड़ा सा चौड़ा है। इस चौड़े वाले रीजन में आपको जो देखने को मिलेंगे 2 नाम है। एक तो है इसका उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, और जो नीचे वाला है इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। ये वाला जो हिस्सा है हमारा वेस्ट वाला, मतलब ईस्ट वाला, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स इसकी पहाड़ियों को काटती है, इसी वजह से ये कटा छटा सा है। कटा छटा मतलब समझ लो एक बार, मतलब ऐसा है, बीच बीच में कटा है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, क्योंकि यहाँ रिवर्स नहीं है, इस वजह से ये देखोगे आप, ये बिना टूटा हुआ है। बीच बीच में बस दर्रे हैं, पास है निकलने के लिए, लेकिन ये टूटा सा है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स जो है काटती हुई जा रही है यहाँ पर, इस वजह से। तो यहाँ जो मेन रिवर है महादेवी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही हैं। यहाँ पर एक चिल्का झील भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ की एक बहुत अच्छी विशेषता बताई गई है बुक में। अब हम बात करेंगे इससे अगला है आइलैंड्स। अगर आइलैंड की बात करोगे, तो अगर आप भारत को देखोगे तो ये वाला रीजन क्या था, अभी बताया मैंने, मालाबार है ना, केरला वाला मालाबार। तो मालाबार कोस्ट के पास में लक्षद्वीप आइलैंड मिलेंगे, और इधर से आपको कोरोमंडल कोस्ट वाले रीजन में इधर आप देखोगे तो यहाँ अंडमान निकोबार है। ऊपर से नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार, इस तरीके से ये अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाते हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। जो लक्षद्वीप है इसको ये कोरल आइलैंड है। मतलब जो कोरल्स होते हैं उनकी डेड बॉडी पे बना है ये, ठीक है। कोरल रीफ जो होती है, कोरल ऐसे कुछ कोरल जो होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कोरल कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि ये उन कोरल से बना है, उनकी डेड बॉडी पे। तो ये जो आपका लक्षद्वीप है, ये कोरल आइलैंड है। यहाँ पर आप तीन चीज़ें देखेंगे, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप, ये 3 मेन आइलैंड है। लेकिन बाद में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था। पहले ये इन 3 नामों से जाने जाते थे, आइलैंड्स के नाम है ये। फिर 1973 में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। इसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे 64,000 कुछ लोग रहते हैं। क्लास 8th में भी पढ़ा था हमने ये। इसके बाद हमें बताया गया जो कावारत्ती आइलैंड है, वो वहाँ का हेडक्वार्टर है, मतलब इसकी कैपिटल लगा लो जहाँ से वर्क होगा, कावारत्ती, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरा और फोना की कोई कमी नहीं है। एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड, यहीं वो अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बना रखी है लक्षद्वीप में ही। फिर इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो आइलैंड है, देखो एक बार मैप में जाओ, जब आप मैप में जाओगे तो चेक करो, ये जो माउंटेन रेंज है ना, ऐसे जा रही है, ये रिवर के अंदर तक जा रही है। अंदर जाएंगी तो यहीं पर ही आपके, देखो ये अंदर जाएंगी तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये जो माउंटेन की रेंज है ना, यही आगे तक बढ़ रही हैं। आगे तक बढ़ने की वजह से जो अंडमान निकोबार है वो ऊपर सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं आइलैंड। जो माउंटेन पर, मतलब वो माउंटेन जो सरफेस तक आ गया है वो ही है ये। एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं, बिखरे हुए हैं,
और इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ऊपर वाला अंडमान, साउथ वाला निकोबार। इनका जो ऊपरी हिस्सा है वो ढके हुए माउंटेन का ऊपर का हिस्सा है, मतलब जो माउंटेन्स है उनका सरफेस देखने को मिल रहा है पानी के ऊपर, वही ये आइलैंड्स है अंडमान निकोबार। ठीक है, फिर हमें बताया गया है यहाँ पे भी फोना और फ्लोरा की कोई कमी नहीं है। ये वाला रीजन जो है इक्वेटर के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है। बहुत घने फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इंडिया की इतनी डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश में मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। लाइक माउंटेन वाला रीजन पानी की सप्लाई कर रहा है, तो फॉरेस्ट भी हमारी वेल्थ बना रहे हैं, फॉरेस्ट भी हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ ही जो नॉर्थ का जो प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर हमें अनाज देखने को मिलता है, किसान अनाज उगा सकते हैं भरपूर। इसके अलावा यहीं पर ही बहुत सारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं नदियों के किनारे। फिर हमें बताया जो पठार वाला रीजन है, प्लाटू वाला, उसकी वजह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाए हैं, क्योंकि इन प्लाटू के अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिले। और जो कोस्टल रीजन है, आइलैंड है, इनकी वजह से फिशिंग और पोर्ट का डेवलपमेंट हो पाया। तो भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बस एक रह गया, वो पेनिनसुलर प्लेटू देख लेते हैं। हम बात करेंगे पेनिनसुलर के बारे में। ये जो पेनिनसुलर है ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। पेनिनसुलर तो आप समझते होंगे, जो साउथ इंडिया है वो प्लेटू से बना है। पेनिनसुलर होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, ओशियन से घिरा हो। और जो ये वाला रीजन है यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा, मतलब दक्कन का पठार एक पठारी रीजन है जो कि सरफेस में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बना है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। अब गोंडवाना लैंड क्या होता है अगर मैं बताऊँ, पहले पूरी पृथ्वी चारों तरफ पानी पानी, और यहाँ पर ऐसे जैसे आप देखते हो ना कॉन्टिनेंट्स को देखते हो, पहले ये कॉन्टिनेंट साथ में जुड़े हुए थे, फिर बीच में एक तरेड़ आई जिसकी वजह से ऊपर वाला अंगोरा और नीचे वाला गोंडवाना इस तरीके से दो पार्ट में बढ़ गया। और जो गोंडवाना लैंड है उसकी प्लेट और पार्ट में टूटी और इंडियन प्लेट जो है आगे बढ़ी। इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने से हमारा देखो, तो ये जो गोंडवाना था ये टूटा, एक तो अफ्रीकन प्लेट, एक साउथ अमेरिकन प्लेट, एक ऑस्ट्रेलिया प्लेट और एक इंडियन प्लेट, और इधर से अंटार्कटिका, ये गोंडवाना का पार्ट था। तो जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट इतनी पुरानी है, गोंडवाना की ही निकली हुई है, इसलिए बहुत पुरानी प्लेट है, इसलिए कहा गया है कि हम गोंडवाना प्लेट के हिस्से हैं। जब ये गोंडवाना लैंड जो है वो टूटा, ड्रिफ्ट हुआ, इंडियन प्लेट आगे की तरफ बढ़ी, तो जैसा कि आपको पता ही है ऊपर तो माउंटेन्स है, नीचे ये वाला रीजन है, माउंटेन के नीचे प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है साउथ इंडिया, ये बहुत पुरानी भूमि है, बहुत पुराना लैंड है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसी वजह से यहाँ के माउंटेन्स भी घिस चुके हैं, बहुत मतलब छोटे दिखेंगे सरफेस में। इसी तरह यहाँ पर जो आपका साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, मध्य उच्च भूमि, और एक डेक्कन का प्लेटू। जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ वाली साइड पे आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। फोटो में आ जाओ, ये देखो, ये जो नर्मदा बह रही है, नर्मदा के ऊपर देखो मालवा का पठार, इसे आप बोलते हो, ये पूरा रीजन जो है इसको आप बोलोगे सेंट्रल हाईलैंड्स। और नीचे वाला जो रीजन होगा, एक सेकेंड, और ये जो नीचे वाला रीजन है आपका, इस नीचे वाले रीजन को हम जानते हैं डेक्कन प्लेटू के नेम से। ठीक है, ये जो नीचे वाला रीजन है ये डेक्कन प्लेटू है, और ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट है उसे आप बोलोगे सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके बाद आपको बताया गया है कि ये जो अरावली माउंटेन वाला रीजन है, सेंट्रल हाईलैंड्स
सेंट्रल हाईलैंड्स वाला, पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा देखो, जो ऊपर वाला रीजन है सेंट्रल हाईलैंड वाला, तो ऊपर जो है यहाँ पर आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब पूरा सरफेस दिखा रखा है कि क्या क्या है। फिर इसमें आपको जो बुक वाला मैप है इसमें ज़्यादा नहीं दिखा रखा है, लेकिन रिवर्स का नाम दे रखा है चंबल, इंडस, बेतवा, केन। ये रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी जो उस तरफ बह रही हैं, यमुना से मिल रही हैं, उस तरफ बह रही है। ठीक है, और फिर हमें बताया गया है कि ये जो रिवर्स हैं क्योंकि उस तरफ बह रही हैं तो इससे पता चलता है कि ढाल किस तरफ है। फिर हमें बताया गया है कि ये जो हाईलैंड्स है, मिड सेंट्रल हाईलैंड्स, इसमें आपको जो वेस्टर्न वाला रीजन है वो चौड़ा मिलेगा और ईस्टर्न वाला रीजन जो है वो पतला मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये वाला जो रीजन है चौड़ा है, लेकिन ये वाला जो रीजन है थोड़ा नैरो हो गया। ठीक है, फिर हमें बताया गया है कि जो ईस्टर्न वाला रीजन है इसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरीके के रीजन। और दामोदर नदी की वजह से, क्योंकि यहाँ दामोदर नदी बहती है, ईस्ट की तरफ जाती है, इस वजह से यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार भी देखने को मिलेगा, जो इरोड भी होगा। ठीक है, मतलब आपको ये वाला रीजन देखना है। यहाँ पर गोदावरी बहेगी और इधर छोटा नागपुर रीजन होगा। इसमें सब कुछ नहीं दे रखा है आपके इस वाले मैप में। ठीक है, तो आप एक बार गूगल पे भी देखना भारत की नदियों का मैप। ठीक है, तो छोटा नागपुर का प्लेटो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। फिर हमें बताया गया है कि दक्षिण जो साउथ इंडिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है। और फिर हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स की रेंजेस देखने को मिलेंगी, लाइक विंध्या, सतपुड़ा, महाद्वय, हिंदी में महादेव, कैमूर, मैकाले, इस तरीके से माउंटेन की रेंजेस देखने को मिलती हैं। फिर हमें बताया गया है कि जो साउथ है, साउथ का जो साउथ का प्लेटू है, मतलब सदर्न प्लेटू है, वेस्ट में वो ऊंचा है और ईस्ट में उसका ढाल कम है। मतलब ये वाली जो साइड है वेस्ट की, ये यहाँ से ऊंचा है और ये वाला थोड़ा नीचा है। इसलिए आप देखोगे जितनी भी नदियाँ बह रही हैं इस तरफ ही जा रही है। 2-4 ही नदियाँ हैं जो इस तरफ बहती है, वेस्ट की तरफ, वरना सारी, क्योंकि सरफेस ऊंचा है इसी वजह से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमें बताया गया है कि मेघालय वाला पठार है, मेघालय का पठार है, मेघालय प्लेटू, कार्बी एंगलोक प्लेटू के नाम से भी उसे जाना जाता है, वो भी इसी का एक पार्ट है। लेकिन बीच में जो है भ्रंश बन गया है। भ्रंश मतलब होता है आपका, भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट बन गया है। ये जो फॉल्ट बना है इसी की वजह से, जैसे इधर छोटा नागपुर का प्लेटू देखा आपने, इधर से आपका ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, देखो इस तरीके से, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इन दोनों प्लेटू के बीच में एक वो बन गई है भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट, मतलब गैप आ गया है। इनके बीच में रिवर्स वगैरह भी आ गई हैं, आप देखोगे उधर से ब्रह्मपुत्रा वगैरह आ रही है, इसलिए बताया गया। लेकिन ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसका मेघालय में कार्बी एंगलोक का जो प्लेटू है वो इसी का आगे एक्सपेंशन है, अलग नहीं है वो। ठीक है, बस वो फॉल्ट की वजह से अलग सा दिखता है। तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि जो आपका मेघालय का प्लेटू है वहाँ पर आपको गारो खासी जयंतिया करके आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, हिल्स देखने को मिलेंगी। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तरफ। वेस्ट की तरफ जो घाट है, ईस्ट की तरफ जो घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करोगे तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट जो है ऐसे हैं, सीधे, बिल्कुल कटे फटे नहीं है, बस बीच में गैप है दर्रे हैं गुजरने के लिए। और बाकी जो ईस्टर्न घाट है ना वो ऐसा है, एक सेकेंड, कटा फटा
है ना, क्योंकि यहाँ ईस्ट की तरफ नदियाँ आ रही हैं डिपॉजिट करने, नदियाँ काट के हुए चलती हैं। और दूसरा रीज़न ये है यहाँ पर कि मतलब मेन रीज़न तो नदियों का ही है, तो ये कटे फटे से है। और यहाँ पर आपको चौड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पतला देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ज़्यादा चौड़ा बनाया है, ये पतला है। तो इस तरीके से एक बार फिर से देख लो। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये पतला है, इतना, ये बहुत पतला है, लेकिन ये चौड़ा है। तो इस तरीके से हमें बताया गया हमारी बुक में, ठीक है। फिर बताया गया जो वेस्टर्न घाट है वो हाइयर है देन ईस्टर्न घाट। जो इधर वाले घाट हैं, जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से भी रिवर्स ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये ऊंचे हैं, हाइयर है देन ईस्टर्न घाट। इनका एलिवेशन 900 से 1600 मीटर तक है, और जो ईस्ट वाले हैं उनका 600 मीटर तक है। तो ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो महानदी वैली से लेकर निग्रिस तक देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट, ये जो ईस्टर्न घाट है ये महानदी जहाँ से बह रही है उससे लेकर नीचे जाओगे अगर आप तो नीलगिरी है, नीलगिरी माउंटेन्स की तरफ, नीलगिरी हिल्स तक आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यू है, बिकॉज रिवर यहाँ पर आकर अपना वो कर रही है, काटती हुई चल रही है। फिर वेस्टर्न घाट की बात करोगे तो वेस्टर्न घाट पे ओशियनिक ओरोग्राफिक रेन होती है। ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन की रेंज है। माउंटेन की रेंज होने की वजह से जब हवाएं आती हैं तो हवा आती हैं तो नीचे से ऊपर उठती चली जाएंगी। जब हवा ऊपर उठती है ना तो बादल वगैरह फॉर्म हो जाते हैं और इसी तरफ बारिश हो जाती है। इसलिए आप देखोगे इस तरफ बहुत अच्छी रेन है। मैंग्रोव्स भी इसी वजह से देखने को मिलता है, रेन फॉरेस्ट रीजन। तो यहाँ पर बारिश हो जाती है इन पहाड़ों की वजह से। जो वेस्टर्न घाट है उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमें बताया गया जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट पे वो अनाईमुड़ी है और डोडा बेटा है। एक और पॉइंट है वेस्टर्न घाट के बारे में कि ये जो वेस्टर्न घाट है उनकी हाइट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाओगे। मतलब क्या है, मतलब वेस्टर्न घाट में जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे ना, यहाँ पे पीक्स की जो पीक्स है, माउंटेन पीक्स, उनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बताया गया अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, डोडा बेटा 2637। महेंद्रगिरी, इधर से महेंद्रगिरी में आओगे, यहाँ पर होगा आई थिंक। तो महेंद्रगिरी जो है वो आपको 150 मीटर कुछ देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में। फिर हमें बताया गया शेवरॉय हिल्स, जावेरी हिल्स, ये भी हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगी। और इसके बाद हमें बताया गया हिल स्टेशन है जो, उसका नाम है ऊटी। ऊटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद पेनिनसुलर के बारे में एक विशेषता बताई गई है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि ये वॉल्केनिक एरप्शन से बना है, इग्नियस रॉक की वजह से। यहाँ पर इग्नियस रॉक की वजह से, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये साउथ इंडिया डेक्कन प्लेटू, ये किससे बना है, ये बना है आपका लावा से, यहाँ का सरफेस। तो इस वजह से इग्नियस रॉक की वजह से, बेसाल्ट रॉक इग्नियस रॉक की वजह से यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। अब यहाँ की अगर जो वो है क्रस्ट वो ही ब्लैक थी तो उसको इरोड होकर जो मिट्टी बन गई, ब्लैक सॉइल हो गई। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है जो अच्छी खासी मिनरल रिच है, जिसमें आपको अच्छा खासा ह्यूमिडिटी भी एंट्री दिखेगी, मतलब पानी भी अच्छा खासा ये सोख लेती है। यहाँ पर कौन सी खेती अच्छी होती है, तो यहाँ पर कॉटन की खेती अच्छी होती है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि जो अरावली हिल्स है वो वेस्ट में है, और ये क्योंकि बहुत पुरानी हिल्स है इसलिए इरोडेड है, बहुत पुरानी है इसलिए घिस चुकी हैं और टूट भी गई हैं, और ये गुजरात से दिल्ली तक आ रही हैं, इनकी डायरेक्शन बता रखी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार बॉक्सेस चेक कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे कोरल्स के बारे में बताया गया। कोरल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब वो मरते हैं तो उन्हीं के ऊपर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, फिर वो मरते हैं। इनकी लाइफ स्पेन बहुत ही छोटी होती है। तो ये जब इनकी कैल्शियम की बॉडी जो होती है ये पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इन्हें ही आप बोलते हैं
कि आइलैंड जैसा नज़र आ रहा है। तो ये कोरल के कुछ आइलैंड्स बने होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो उसका एग्जाम्पल है, बैरियर रीफ। इसी तरह का हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स इसके एग्जाम्पल है। देन हमें बता रखा है अंडमान निकोबार में इकलौता एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है भारत का। भारत में इकलौता एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड्स में। इसके बाद आप देखोगे चिल्का लेक जो है ये आपको लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलेगी भारत की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक, जो महानदी के साउथ में पड़ती है। इसके बाद मौजूली के बारे में हमने देखा था। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आपको देखने को मिलेगा एक रिवराइन आइलैंड बनता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। ये इनहैबिटेड है, यहाँ पे लोग रहते हैं। दाओब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का एरिया, ये दाओब है। तो दो मीन्स टू एंड आब मीन्स नदियाँ, लाइक पंजाब, 5 नदियाँ। दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट कंचनजंगा है और इंडिया में सेकंड हाईएस्ट नंगा पर्वत। So here it is the ending of our chapter. Thank you so much. Please follow, share, subscribe.